स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 अगस्त 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि देश में बढ़ती महंगाई को लेकर के बीजेपी नेता का अनोखा बयान। बीजेपी नेता और भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा, अगर महंगाई की इतनी चिंता है तो जनसंख्या कंट्रोल कीजिए। दरअसल महंगाई को लेकर की चल रही राजनीतिक बहस के बीच भाजपा नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ का बयान चर्चा में आ गया है। उन्होंने कहा कि यदि महंगाई को लेकर के इतनी ही आपको चिंता है तो जनसंख्या को नियंत्रण पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। निरहुआ के बयान को अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि बढ़ती आबादी का असर संसाधनों, रोजगार और फिर आवश्यक वस्तुओं की मांग पर पड़ता है, जबकि विरोधी दल इस बयान को राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं। दरअसल महंगाई को लेकर के पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि महंगाई शुरू से बढ़ती आ रही है, कब महंगाई नहीं बढ़ी है, चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो। आज बीजेपी की सरकार है तो भी महंगाई बढ़ रही है, कांग्रेस की सरकार थी तब भी महंगाई बढ़ रही थी, लेकिन बीजेपी की सरकार में महंगाई इसलिए बढ़ रही क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा हो गई है। अगर महंगाई की आपको इतनी चिंता है तो जनसंख्या को कंट्रोल करो, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। ये कहना है दिनेश लाल यादव निरहुआ का, जो कि बीजेपी से सांसद है। प्याज की महंगाई पर सरकार का बड़ा एक्शन, आज से दौड़ेगी कांदा एक्सप्रेस। दरअसल बात है कि देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बाजार में आपूर्ति बढ़ाने और फिर उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से आज से विशेष कांदा एक्सप्रेस सेवा शुरू की जा रही है। इस पहल का मकसद प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों से प्याज को तेजी से विभिन्न राज्यों और फिर बाजारों तक पहुँचाना है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार प्याज की मांग और फिर आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। विशेष ट्रेन के माध्यम से कम समय में अधिक मात्रा में प्याज विभिन्न मंडियों तक पहुंच सकेगा, जिससे बाजार में उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है, जैसे कीमतों पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू रखने के लिए इस तरीके की पहल प्रभावी साबित हो सकती है। यदि बाजार में पर्याप्त मात्रा में प्याज पहुंचता है तो फिर उपभोक्ताओं को राहत मिलने की संभावना है। अब लोगों की नज़र इस बात पर है कि इस कदम का कीमतों पर कितना असर पड़ सकता है। मछुआरे के जाल में फंसी डॉल्फिन, मारकर बोला इससे निकालूंगा तेल। दरअसल बात है कि बिहार में गंगा नदी से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसने वन जीव संरक्षण को लेकर के चिंता बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार एक मछुआरे के जाल में गंगा डॉल्फिन फंस गई, जिसके बाद इस घटना को लेकर के संबंधित विभागों और फिर स्थानीय प्रशासन की नज़र मामले पर गई। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और इसके संरक्षण के लिए विशेष कानून लागू है। वन जीव विशेषज्ञों का कहना है कि गंगा डॉल्फिन एक दुर्लभ और संरक्षित प्रजाति है, जिसकी संख्या बढ़ाने के लिए वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे मामलों से संरक्षण अभियानों को झटका लग सकता है। अधिकारियों द्वारा घटना की जांच और फिर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। पर्यावरणवादियों ने लोगों से अपील की है कि वे संरक्षण जीवों के संरक्षण में सहयोग करें और किसी भी ऐसी घटना की जानकारी तुरंत संबंधित विभाग को दें। सीएम सम्राट चौधरी का छात्रों को बड़ा तोहफा, 700 मॉडल स्कूलों में बिहार विधा साथ ही शुरू, 24 घंटे शिक्षक लाइव। दरअसल बिहार के छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल की शुरुआत की गई है। बिहार सरकार ने 700 मॉडल स्कूलों में बिहार विधा साथी कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराना है और आधुनिक तकनीक के माध्यम से पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाना है। जानकारी के अनुसार इस व्यवस्था के तहत छात्रों को शिक्षकों से जुड़ने और फिर अपनी शंकाओं का समाधान पाने की सुविधा मिलेगी। सरकार का दावा है कि इससे ग्रामीण और फिर दूर दराज के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। शिक्षा व्यवस्था को तकनीक से जोड़ करके सीखने की प्रक्रिया को और आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की पहल छात्रों की पढ़ाई में सुधार और परीक्षा परिणामों को बेहतर बनाने में मददगार हो सकती है। अब अभिभावकों और फिर विद्यार्थियों की नज़र इस बात पर है कि इस योजना का क्रियान्वयन कितना प्रभावी ढंग से होता है और इसका वास्तविक लाभ कितने छात्रों तक पहुँचता है।
बिहार सरकार ने सुन ली छात्रों की गुहार, सहरसा के 158 स्कूलों में बनेंगे नए शौचालय। दरअसल बात है कि बिहार के सहरसा जिले के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जहां छात्रों की मांग और फिर आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 158 स्कूलों में नए शौचालय के निर्माण की योजना बनाई गई है। इससे हजारों विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग के अनुसार स्कूलों में स्वच्छता और फिर मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना प्राथमिकता में शामिल है। कई स्कूलों में शौचालय की कमी या फिर खराब स्थिति को लेकर के लगातार शिकायतें सामने आ रही थी। नए निर्माण कार्य से विशेष रूप से छात्रों को बड़ी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्कूलों में बेहतर स्वच्छता और व्यवस्था का सीधा असर विद्यार्थियों की उपस्थिति और फिर पढ़ाई पर पड़ता है। सरकार की इस पहल से शिक्षा का माहौल और बेहतर होने की उम्मीद है। अब लोगों की नज़र निर्माण कार्य की गति और फिर इसके समय पर पूरा होने पर बनी हुई है। बिहार के जमुई में मालगाड़ी का इंजन फेल, हावड़ा दिल्ली रूट की कई ट्रेनों पर पड़ा असर। दरअसल बात है कि बिहार के जमुई जिले में एक मालगाड़ी का इंजन फेल होने से रेलवे संचालन प्रभावित हो गया है। इस घटना का असर देश के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में शामिल हावड़ा दिल्ली रूट पर भी देखने को मिला है। कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण मालगाड़ी निर्धारित समय पर आगे नहीं बढ़ सकी, जिससे ट्रैक पर यातायात बाधित हुआ। स्थिति को सामान्य करने के लिए रेलवे की तकनीकी टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया और खराबी दूर करने का काम शुरू किया गया। इसके साथ ही प्रभावित ट्रेनों के संचालन को सुचारू बनाने के प्रयास भी किए गए। जहां रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की। अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द परिचालन सामान्य करने की कोशिश की जा रही है ताकि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो। बिहार के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। दरअसल बिहार में मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रही है। मौसम विभाग ने बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है और अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी जारी की गई है, जिनकी रफ्तार लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। खास करके किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी शामिल है। खासकर पटना में भी इस तरीके की बातें कही जा रही है। वहीं पर मौसम विभाग के अनुसार बादलों की सक्रियता बढ़ने के कारण कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। ऐसे मौसम में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खास करके खुले स्थानों, पेड़ों और फिर बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने को कहा गया है। किसानों को भी मौसम की ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। वहीं पर प्रशासन ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। बारिश और तेज हवाओं के कारण कुछ इलाकों में जल जमाव या फिर स्थानीय स्तर पर परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लोगों से अपील की गई है कि मौसम विभाग द्वारा जारी अपडेट पर ध्यान दें और आवश्यक सावधानियां बरतें। बिहार में सड़क रेल प्रोजेक्ट्स में अब नहीं अटकेगी भूमि अधिग्रहण, नए MVR फॉर्मूले से समय पर पूरी होगी योजनाएं। दरअसल बिहार में सड़क और फिर रेल परियोजनाओं को गति देने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। यह सरकार ने नया MVR फॉर्मूला लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जिससे भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं को कम करने और फिर परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है। अक्सर देखा गया है कि मुआवजा निर्धारण और भूमि मूल्यांकन को लेकर के विवादों के कारण कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं वर्षों तक अटकी रहती है। नए फॉर्मूले के जरिए भूमि की कीमत तय करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा मिलने और फिर परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है तो फिर राज्य में आधारभूत संरचना परियोजनाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। सड़क, रेल और फिर अन्य विकास योजनाओं के समय पर पूरा होने से निवेश, रोजगार और फिर क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिल सकती है। लालू यादव को बताया कलयुग का भगवान, आरजेडी नेता ने तस्वीर पर चढ़ाया 251 किलो दूध। दरअसल आरजेडी से जुड़े एक नेता की अनोखी पहल इन दिनों राजनीतिक और फिर सामाजिक चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनकी तस्वीर पर 251 किलो दूध अर्पित किया है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया और फिर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। जहां समर्थकों का कहना है कि ये उनके नेता के प्रति सम्मान और फिर आस्था का व्यक्त करने का तरीका है। वहीं पर विरोधी दलों ने इस घटना को लेकर के सवाल उठाए हैं और इसे राजनीतिक दिखावा करार दिया है। घटना की तस्वीरें और फिर वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिससे ये मामला और अधिक चर्चा में आ गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की राजनीति में नेताओं के प्रति समर्थकों का भावनात्मक जुड़ाव अक्सर इस तरह की घटनाओं के रूप में सामने आते हैं। चिराग पासवान ने आरक्षण पर साफ किया रुख, बोले समीक्षा भी मंजूर नहीं।
दरअसल आरक्षण को लेकर के देश भर में चल रही बहस के बीच केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने अपना स्पष्ट रुख सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण व्यवस्था को लेकर के किसी भी प्रकार की समीक्षा का प्रस्ताव भी उन्हें स्वीकार नहीं है। जब उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है। चिराग पासवान ने कहा है कि आरक्षण सामाजिक न्याय और फिर वंचित वर्गों के अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। उनका मानना है कि संविधान द्वारा दी गई इस व्यवस्था को कमजोर करने या फिर उसमें बदलाव की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उनके बयान को लेकर के विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आरक्षण का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील और महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे में प्रमुख नेताओं के बयान राजनीतिक समीकरणों और जनभावनाओं पर असर डाल सकते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर बहस जारी है और आने वाले दिनों में ये विषय राजनीति के केंद्र में बना रह सकता है। बिहार में परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की तैयारी, 5 सदस्यीय विशेष समिति का होगा गठन। दरअसल बिहार में परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और फिर आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य सरकार परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक 5 सदस्यीय विशेष समिति के गठन की तैयारी कर रही है। इस समिति का उद्देश्य वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करना और आवश्यक सुधारों के लिए सुझाव देना होगा। जानकारी के अनुसार समिति परीक्षा संचालन, मूल्यांकन प्रक्रिया, तकनीकी व्यवस्था और अभ्यर्थियों से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी। हाल के वर्षों में परीक्षा प्रबंधन को लेकर के उठे सवालों और फिर चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार सुधारात्मक कदम उठाने पर जोर दे रही है। यह समिति की सिफारिशों के आधार पर नई नीतियां और व्यवस्थाएं लागू की जा सकती है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और फिर दक्षता बढ़ाने से छात्रों का विश्वास मजबूत होगा। साथ ही प्रतियोगी और फिर शैक्षणिक परीक्षाओं के संचालन में आने वाले समस्याओं को भी कम किया जा सकेगा। बिहार में गंगा के बढ़ते जलस्तर पर चिंता, मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल के समकक्ष में की बात। फरक्का बाराज के सभी गेट खोलने का किया आग्रह। दरअसल बिहार के कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर के सरकार की चिंता बढ़ गई है। कई जिलों में नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ की आशंका गहराने लगी है। इसी स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार के समकक्ष से बातचीत करके फरक्का बाराज के सभी गेट खोलने का आग्रह किया है, ताकि जल निकासी सुचारू रूप से हो सके। राज्य सरकार का मानना है कि यदि समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो फिर नदी किनारे बसे कई क्षेत्रों में जल भराव और बाढ़ की स्थिति गंभीर हो सकती है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और फिर बचाव की तैयारियां भी तेज कर दी गई है। विशेषज्ञों के अनुसार गंगा के बढ़ते जलस्तर का असर कई जिलों में पर पड़ सकता है, इसीलिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। जब लोगों से भी नदी किनारे और अनावश्यक आवाजाही से बचने और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। आने वाले दिनों में मौसम और फिर जलस्तर की स्थिति पर सभी की नजर बनी हुई है। बिहार में भू माफिया और अतिक्रमणकारियों पर कसा जाएगा शिकंजा, 17 लाख एकड़ सरकारी जमीन होगी मुक्त। दरअसल बिहार सरकार ने सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए बड़ा अभियान चलाने की तैयारी की है। जानकारी के अनुसार राज्य में लाखों एकड़ सरकारी जमीन की पहचान करके उसे अवैध कब्जे से मुक्त कराने की दिशा में कार्रवाई की तैयारी तेज की जाएगी। सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा और फिर उनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। जब प्रशासनिक अधिकारियों को सरकारी जमीनों का रिकॉर्ड अद्यतन करने और अतिक्रमण की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही भू माफिया और फिर अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सरकार का मानना है कि इस अभियान से विकास योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है, लेकिन इससे सार्वजनिक हित की परियोजनाओं को गति मिल सकती है। अब लोगों की नज़र इस बात पर है कि अभियान किस स्तर पर लागू होता है और इसके क्या परिणाम सामने आते हैं। भारत माता और झंडा देश के विधाता नहीं, जनगण मन विवादों में बोले बॉलीवुड एक्टर मुकेश खन्ना। दरअसल बात है कि जनगण मन को लेकर के चल रही बहस के बीच बॉलीवुड एक्टर मुकेश खन्ना का बयान चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रभक्ति और फिर देश की पहचान से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही है। जब उनके बयान के बाद सोशल मीडिया और फिर राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। मुकेश खन्ना ने कहा है कि देश की असली ताकत उसके नागरिक
उसकी संस्कृति और उसके मूल्यों में निहित होती है। उन्होंने राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान की आवश्यकता पर भी जोर दिया है, लेकिन साथ ही उनके व्यापक संदर्भों को समझने की बात कही है। यह उनके बयान को लेकर के समर्थक और फिर आलोचक दोनों अपने अपने दृष्टिकोण से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि राष्ट्रीय प्रतीकों और फिर देशभक्ति से जुड़े मुद्दों हमेशा लोगों की भावनाओं से जुड़े रहते हैं। ऐसे में किसी भी सार्वजनिक हस्ती का बयान व्यापक चर्चा का कारण बन सकता है। बिहार में अब मडुआ और लेमन ग्रास से बढ़ेगी किसानों की कमाई, कृषि विभाग की नई पहल। दरअसल बात है कि बिहार के किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विभाग ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत पारंपरिक फसलों के साथ साथ मडुआ यानी कि रागी और लेमन ग्रास जैसी नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन फसलों की बढ़ती बाजार मांग किसानों के लिए अतिरिक्त आय का बेहतर स्रोत बन सकती है। कृषि विभाग किसानों को प्रशिक्षण, तकनीक सहायता और फिर आधुनिक खेती की जानकारी उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। लेमन ग्रास से तेल उत्पादन और औषधि उपयोग के कारण इसकी मांग लगातार बढ़ रही है, जबकि मडुआ को पोषण से भरपूर मोटे अनाज के रूप में देश भर में प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिहार में सड़क रेल प्रोजेक्ट में अब नहीं अटकेगा भूमि अधिग्रहण, नए MVR फॉर्मूले से समय पर पूरी होगी योजनाएं। दरअसल बिहार में सड़क और रेल परियोजनाओं को तेज गति देने के लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है। MVR फॉर्मूले के लागू होने से भूमि मूल्यांकन और फिर मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की उम्मीद है। इससे लंबे समय से अटकी कई विकास परियोजनाओं को भी गति मिल सकती है। सरकारी अधिकारियों का मानना है कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवाद और फिर प्रक्रियागत देरी अक्सर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्रभावित करती हैं। जहां नए फॉर्मूले के जरिए जमीन मालिकों को उचित मुआवजा देने और फिर जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे सड़क, रेल और फिर अन्य विकास कार्य समय पर पूरे किए जाएंगे। खैरात में नहीं मिला आरक्षण, चिराग पासवान बोले बातचीत के लिए तैयार है सरकार। दरअसल आरक्षण को लेकर की जारी बहस के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण किसी को खैरात में नहीं मिला है, बल्कि ये सामाजिक न्याय और फिर संवैधानिक अधिकारों का परिणाम है। जहां उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और फिर सामाजिक स्तर पर नई चर्चा शुरू हो गई है। चिराग पासवान ने कहा कि सरकार सभी पक्षों से बातचीत के लिए तैयार है और संवाद के जरिए समाधान निकालने में विश्वास रखती है। उन्होंने जोर देकर के कहा कि समाज के वंचित और फिर पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है। उनके बयान को लेकर के विभिन्न राजनीतिक दलों और फिर संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। विश्लेषकों का मानना है कि आरक्षण का मुद्दा देश की राजनीति में हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे में इस विषय पर प्रमुख नेताओं के बयान और फिर सरकार का रुख लोगों के बीच व्यापक चर्चा का विषय बन जाता है। अब लोगों की नज़र इस बात पर है कि आगे इस मुद्दे पर क्या कदम उठाए जाते हैं। गन्ने के अलावा किस किस चीज से बनती है चीनी, सबसे सस्ती कौन सी? दरअसल जब भी चीनी की बात होती है तो सबसे पहले गन्ने का नाम सामने आता है, लेकिन दुनिया के कई देशों में चीनी का उत्पादन अन्य स्रोतों से भी अधिक किया जाता है। गन्ने के अलावा शुगर बीट यानी कि चुकंदर, खजूर, नारियल और कुछ अन्य पौधों से भी मिठास प्राप्त की जाती है। यह अलग अलग देशों में जलवायु और फिर खेती की परिस्थितियों के अनुसार चीनी उत्पादन के स्रोत बदल जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया में गन्ना और फिर शुगर बीट चीनी उत्पादन के दो सबसे बड़े स्रोत हैं। यूरोप और कुछ ठंडे देशों में शुगर बीट से बड़े पैमाने पर चीनी बनाई जाती है, जबकि भारत, ब्राज़ील और फिर थाईलैंड जैसे देशों में गन्ना प्रमुख स्रोत है। यह उत्पादन लागत, मौसम और फिर सरकारी नीतियों के आधार पर चीनी की कीमतों में अंतर देखने को मिलता है। आमतौर पर बड़े पैमाने पर उत्पादित गन्ने की चीनी कई देशों में अपेक्षाकृत सस्ती मानी जाती है। हालांकि यह स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जो चीनी की कीमत तय करने में उत्पादन, परिवहन, मांग और सरकारी नियंत्रण जैसे कई कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सस्ता किराया, बिना झटकों का सफ़र और अब एसी कोच आम आदमी की खास ट्रेन होने वाली है और भी आरामदायक। दरअसल भारतीय रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आम लोगों की पसंदीदा ट्रेनों में सुविधाओं का विस्तार करने की योजना पर काम किया जा रहा है। यह कम किराए में आरामदायक यात्रा का अनुभव देने वाली ये ट्रेन अब पहले से अधिक सुविधाजनक और फिर आधुनिक बनाने की ओर बढ़ रही है। जानकारी के अनुसार यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बेहतर कोच, आरामदायक सीटिंग व्यवस्था और आधुनिक तकनीक से लैब डिब्बों पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ सेवाओं में एसी कोच जैसी सुविधाएं जोड़ने की भी तैयारी की जा रही है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त आराम मिल सके। वहीं पर रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इन सुधारों से यात्रियों का सफर अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और सुखद होगा। आने वाले समय में रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण के साथ ऐसी कई योजनाएं लागू की जा सकती है, जिनका सीधा लाभ आम यात्रियों को मिलेगा। क्या आरक्षण की समीक्षा हो सकती है?
जाने सुप्रीम कोर्ट और संविधान इस पर क्या कहता है। दरअसल आरक्षण को लेकर के देश भर में चर्चा के बीच ये सवाल फिर से आ रहा है कि क्या इसकी समीक्षा की जा सकती है। भारतीय संविधान सामाजिक और फिर शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है। समय समय पर आरक्षण व्यवस्था से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होती रही है, जिसके कारण ये विषय लगातार चर्चा में बना रहता है। संवैधानिक विशेषज्ञों के अनुसार आरक्षण व्यवस्था संविधान के विभिन्न प्रावधानों के तहत संचालित होती है और इसमें किसी भी बदलाव या फिर समीक्षा के लिए निर्धारित कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होता है। न्यायपालिका ने भी कई मामलों में आरक्षण से जुड़े सिद्धांतों और फिर सीमाओं पर अपने फैसले लिए हैं, वहीं पर जो इस व्यवस्था की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर आरक्षण एक संवेदनशील विषय माना जाता है, इसलिए इससे जुड़े किसी भी प्रस्ताव, समीक्षा या फिर बदलाव को लेकर के व्यापक बहस और चर्चा होती है। जन चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है। किशनगंज से महज करीब 1 किलोमीटर दूर भारत नेपाल सीमा के पास उस वक्त सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई जब नेपाल जाने के लिए पहुंचे एक अफगान नागरिक की गतिविधियां संदिग्ध लगी। पानी टैंकी इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर जांच के दौरान उसके मोबाइल में कई पाकिस्तानी नंबर मिले। इतना ही नहीं, फेसबुक बातचीत का एक स्क्रीनशॉट भी सामने आया जिसमें उसे तत्काल बैंकॉक जाने की सलाह दी गई। जांच में यह भी पता चला कि भारत में लंबे समय तक रहने के दौरान उसके पास भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जैसे कई दस्तावेज मौजूद थे। अब सुरक्षा एजेंसियां उसके संपर्क, पहचान और विदेश यात्राओं की पूरी जानकारी खंगाल रही है। मामला पश्चिम बंगाल के पानी टैंकी इमिग्रेशन चेक पोस्ट का है, जो किशनगंज से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ एसएसबी ने एक अफगान नागरिक को संदिग्ध परिस्थितियों में हिरासत में लिया। बताया गया कि अफगान नागरिक नेपाल जाने के लिए एग्जिट परमिट लेने पानी टैंकी के रानीगंज चेक पोस्ट पहुंचा। उसने अधिकारियों को बताया कि वो नेपाल के रास्ते बैंकॉक जाना चाहता है। हालांकि पूछताछ के दौरान उसके व्यवहार और बातचीत के तरीकों को देखकर अधिकारियों को कुछ संदेह हुआ। इसके बाद उसके मोबाइल फोन की गहन जांच की गई। जांच के दौरान फेसबुक पर हुई बातचीत का एक स्क्रीनशॉट मिला। इसमें एक व्यक्ति कथित तौर पर उसे तुरंत बैंकॉक जाने की सलाह दे रहा था। इसके अलावा मोबाइल फोन में 92 से शुरू होने वाली कई पाकिस्तानी मोबाइल नंबर भी मिले। पूछताछ में अफगान नागरिक ने इन पाकिस्तानी नंबरों को अपने व्यापारिक साझेदारों का बताया और किसी अन्य तरह के संबंध से इनकार किया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने इन संपर्कों को जांच के दायरे में रखा है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि अफगान नागरिक वर्ष 2017 में वैध वीजा पर भारत आया था। वो हावड़ा और कोलकाता के आसपास रह चुका है। उसका भारतीय वीजा वर्ष 2022 समाप्त हो गया था। इसके बाद FRRO कोलकाता की ओर से उसके पक्ष में NOC जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में लंबे समय तक रहने के दौरान उसके पास कई भारतीय पहचान दस्तावेज भी पाए गए। इनमें भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र शामिल है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि ये दस्तावेज किस प्रक्रिया के तहत हासिल किए गए और इनकी वैधता क्या है। दुबई में अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी और बेहतर जिंदगी का सपना लेकर सीमांचल के 7 युवक विदेश पहुंचे थे। परिवार ने किसी तरह पैसे जुटाए और एजेंट को करीब 1.5 लाख रुपए तक दिए, लेकिन दुबई पहुंचते ही उनका सपना मुश्किल में बदल गया। जिस मौजा फैक्ट्री में नौकरी का वादा किया गया था, वहां काम नहीं मिला। आरोप है कि युवक को समुद्र के किनारे शिप से जुड़े काम में लगा दिया गया, जहां तेज धूप और गर्मी में काम करना पड़ता था। सैलरी भी वादे के मुताबिक नहीं थी और उनका पासपोर्ट भी कथित तौर पर अपने पास रख लिया गया। करीब 26 दिनों तक परेशान रहने के बाद आखिरकार ये 7 युवक भारत लौट पाए हैं। घर पहुंचने के बाद उन्होंने जो कहानी बताई है, वो विदेश में नौकरी का सपना देखने वाले युवकों के लिए बड़ी चेतावनी है। सीमांचल के इन 7 युवकों में 3 पूर्णिया के अमोर विधानसभा क्षेत्र के रौटा थाना मीरगंज गांव के रहने वाले हैं, जबकि 4 युवक किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड की पुरंदा पंचायत के मिर्चान टोला के रहने वाले हैं। इन युवकों की पहचान दिलफरोज आलम, नासिर आलम, रब्बान खान,
दानिश, नाजिश, शमसाद और एक अन्य युवक के रूप में बताई गई है। युवकों के मुताबिक एजेंट नाहिद गनी ने उन्हें दुबई में मोजा बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया था। उन्हें बताया गया था कि काम एसी वाले माहौल में होगा और अच्छी सैलरी मिलेगी। लेकिन 4 अगस्त को दुबई पहुंचने के बाद हालात बिल्कुल अलग निकले। मोहम्मद नाजिश के मुताबिक वो लोग अबू धाबी एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन उन्हें लेने एजेंट की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। उन्हें खुद बस से बताए गए स्थान तक जाने को कहा गया और इसके लिए उनसे करीब 2200 रुपये भी लिए गए। इसके बाद युवकों को जिस काम में लगाया गया वो उनके बताए गए काम से अलग था। दानिश के मुताबिक उन्हें मोजा फैक्ट्री में काम करने की बात कही गई थी, लेकिन वहां पहुंचने के बाद दूसरा काम करने को कहा गया। वहीं शमसाद का आरोप है कि उन्हें शिप से जुड़े काम में लगा दिया गया। उनके मुताबिक काम ऐसी जगह था जहां चारों तरफ समुद्र और रेत थी और तेज धूप में काम करने से शरीर की त्वचा तक जलने लगी थी। इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। किशनगंज से एक महिला के साथ कथित तौर पर गलत काम करने और बाद में शादी के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि उसके पति द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद एक रिश्तेदार ने उसे शादी का भरोसा दिया और उसके साथ गलत काम किया। बाद में जब ग्रामीणों को पूरे मामले की जानकारी हुई तो पंचायत बुलाई गई और पंचायत के फैसले के बाद दोनों की शादी करा दी गई। लेकिन महिला का आरोप है कि शादी के बाद भी उसकी परेशानी खत्म नहीं हुई। पति और उसके परिजन कथित तौर पर दहेज की मांग करने लगे और उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। अब महिला ने महिला थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला किशनगंज के बहादुरगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़िता ने पुलिस को 2 शिकायत में बताया है कि उसकी शादी करीब 11 साल पहले गांव के ही एक युवक से हुई थी। इस शादी से उसके 2 बच्चे भी हैं। महिला का पति रोजगार के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहता था। महिला के अनुसार करीब 5 साल पहले उसकी पहचान अपनी छोटी बहन के भसूर से हुई। दोनों के बीच मोबाइल फोन पर बातचीत होने लगी। इसी दौरान एक दिन वो व्यक्ति महिला के घर पहुंचा और उसके साथ फोटो खींच ली। महिला का आरोप है कि बाद में वो व्यक्ति उसके साथ अश्लील मजाक करने लगा। जब महिला ने इसका विरोध किया तो कथित तौर पर उसने महिला की तस्वीर उसके पति को भेज दी और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इस घटना के बाद महिला के पति ने कथित तौर पर उसे छोड़ दिया। महिला का कहना है कि पति द्वारा छोड़ने जाने और मायके वालों का साथ नहीं मिलने के बाद वो अपने दोनों बच्चों के साथ बहादुरगंज के एक लॉज में रहने लगी। पीड़िता का आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने उसे शादी का भरोसा दिया और उसके साथ गलत काम किया। महिला के अनुसार वो लगातार शादी का भरोसा देती रही, लेकिन उसकी परेशानी खत्म नहीं हुई। मामला 30 मई को उस समय सामने आया जब महिला का आरोप है कि आरोपी दोबारा उसके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने कमरे के बाहर से कुंडी लगा दी और इसके बाद गांव में पंचायत बुलाई गई। बताया गया कि पंचायत के फैसले के बाद 31 मई को महिला और आरोपी की शादी करा दी गई। उम्मीद थी कि शादी के बाद विवाद खत्म हो जाएगा और महिला को अपना परिवार मिल जाएगा, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद भी उसकी मुश्किलें कम नहीं हुई। महिला के मुताबिक पति और उसके परिजन दहेज की मांग करने लगे और उसे शारीरिक तथा मानसिक रूप से परेशान किया जाने लगा। लगातार कथित प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने आखिरकार महिला थाना पहुंचकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। महिला ने अपनी शिकायत में पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने महिला की लिखित शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब महिला द्वारा लगाए गए आरोपों, पंचायत में हुई शादी और दहेज प्रताड़ना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। पुलिस जांच के बाद ही घटना की पूरी सच्चाई और इसमें शामिल लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी। इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। एक लड़की ने खान सर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी फ्रेंड से
फैजल खान के अवैध संबंध हैं। साथ ही युवती ने खान सर से जान का खतरा बताते हुए पीरबहोर थाने में आवेदन भी दिया है। इसके बाद खान सर की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती है। पीड़ित युवती मंगलवार को पटना में मीडिया के सामने पहुंची और पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखी। उसने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से भी सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। युवती ने आरोप लगाया कि खान सर उसकी महिला दोस्त से मिलते थे और दोनों के बीच अवैध संबंधों की जानकारी उसे थी। युवती के मुताबिक वो इस बारे में वर्ष 2017 से जानती है। खान सर के कहने पर महिला पुलिस कर्मी ने भी धमकी दी। पीड़ित युवती ने पत्रकारों से बात करते हुए आरोप लगाया कि खान सर उसे 2019 से ही परेशान करते आ रहे हैं। खान सर आए दिन धमकी देते हैं कि अगर किसी को बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। युवती ने कहा कि खान सर की ओर से लगातार धमकियां मिल रही है। कहा जा रहा है कि कुछ भी गुप्त बातें बाहर निकली तो जान से मरवा देंगे। पीड़िता ने कहा कि मैं यूपी की निवासी हूं, वर्तमान में पटना में रहती हूं। ऐसे में बिहार सरकार और पुलिस से प्रार्थना है कि उपरोक्त बातों की सच्चाई की जांच कर फैजल खान से मेरी जान की सुरक्षा करने की कृपा की जाए। राजेश रंजन ने बताया कि पुलिस ने शिकायतकर्ता से संपर्क कर उसका बयान दर्ज किया है और मामले की जांच जारी है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। किशनगंज में बड़े धूमधाम के साथ ईद मिलादुन नबी मनाया जाएगा। मुस्लिम भाई ईद मिलादुन नबी मनाने को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। आपको बता दूं कि ईद मिलादुन नबी हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर सुन्नी समुदाय के मुस्लिम लोग मनाते हैं। इसी को लेकर के किशनगंज जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मिलादुन नबी के अवसर पर 26 अगस्त को जिले भर में प्रस्तावित जुलूस को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। किशनगंज डीएम नवीन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में पुलिस पदाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रीफिंग की गई। इस दौरान अधिकारियों को विधि व्यवस्था, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और संवेदनशील स्थलों की निगरानी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि पर्व के दौरान जिले में हर हाल में शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखा जाए। समय से पहुंचकर जुलूस के मार्ग, संवेदनशील स्थलों एवं संभावित चुनौतियों का पूर्व आकलन करें। जुलूस के दौरान निर्धारित मार्ग, समय और प्रशासनिक निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाए। नियमों का उल्लंघन होने पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एसपी संतोष कुमार ने पुलिस पदाधिकारी एवं दंड अधिकारियों को लगातार क्षेत्र भ्रमण और एरिया डेमोनेशन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने तथा आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने को कहा गया। भीड़ नियंत्रण फोर्स डिप्लॉयमेंट और आपात स्थिति में निपटने की तैयारी दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विशेष निगरानी रखने को कहा। भ्रामक, आपत्तिजनक या सांप्रदायिक सौदाई बिगाड़ने वाली सामग्री के प्रसार पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। आम लोगों से भी अपुष्ट सूचना और अफवाहों को सोशल मीडिया पर प्रसारित नहीं करने की अपील की है। संवेदनशील स्थानों पर जरूरत के अनुसार सीसीटीवी एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था, स्वयं सेवकों की पहचान और उन्हें पूर्व में ब्रीफ करने का निर्देश दिया गया। जिला एवं अनुमंडल स्तर की क्विक रिस्पांस टीम को अलर्ट करने को कहा गया। अग्निशमन, एम्बुलेंस सहित अन्य आपातकालीन सेवाओं को भी तत्पर रखने का निर्देश दिया गया है। इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। पूर्णिया और किशनगंज में यूरिया संकट पर बड़ा एक्शन। जाने क्यों तय रेट से 2 गुना दाम पर बिक रही है खाद। किशनगंज सीमांचल में यूरिया की बढ़ती रेट को लेकर अमर विधायक अख्तरुल ईमान ने बड़ी पहल की है। अख्तरुल ईमान ने पटना स्थित कार्यालय में कृषि विभाग के निदेशक मुकेश कुमार लाल से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खुदरा उर्वरक विक्रेताओं की समस्याओं और किसानों को महंगे दाम पर खाद मिलने के कारणों को लेकर विस्तार से चर्चा की। विधायक ने जिला खुदरा उर्वरक विक्रेता संघ किशनगंज के 157 और पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड के 33 खुदरा उर्वरक विक्रेताओं की सामूहिक आवेदन भी कृषि निदेशक को सौंपे। विधायक ने बताया कि यूरिया की सरकारी निर्धारित दर
266.60 रुपए प्रति बैग है। इसके बावजूद खुदरा विक्रेताओं को थोक विक्रेताओं से यूरिया 300 से 320 रुपए प्रति बैग में उपलब्ध कराया जाता है। आरोप है कि इसमें खुदरा विक्रेता की दुकान तक पहुंचाने का परिवहन खर्च शामिल नहीं रहता है। विधायक के अनुसार थोक विक्रेताओं के गोदाम से खुदरा विक्रेताओं की दुकानों की दूरी कई स्थानों पर करीब 50 से 70 किलोमीटर तक है। इसके कारण खुदरा विक्रेताओं को प्रति बैग करीब 30 से 40 रुपए परिवहन खर्च और 4 रुपए अनलोडिंग का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ता है। इन खर्चों के कारण किसानों को यूरिया 400 से 450 रुपए प्रति बैग तक खरीदना पड़ रहा है। विधायक ने कहा कि यही स्थिति डीएपी और अन्य रासायनिक उर्वरकों को लेकर भी बनी हुई है। अख्तरुल ईमान ने कृषि निदेशक से मांग की कि खुदरा विक्रेताओं तक उर्वरक पहुंचाने की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि परिवहन खर्च कम हो और किसानों को सरकारी दर पर खाद उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी का सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। कृषि विभाग के निदेशक मुकेश कुमार लाल ने विधायक द्वारा उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से सुना। उन्होंने आश्वस्त किया कि खुदरा विक्रेताओं की सुविधा के लिए विभाग की ओर से जल्द ही प्रखंड स्तर पर उर्वरक उठाव की पारदर्शी व्यवस्था शुरू की जाएगी। इससे परिवहन पर होने वाला अतिरिक्त खर्च कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। किशनगंज जिले के टेरागाछ प्रखंड की एक तस्वीर शिक्षा व्यवस्था के दावों की जमीनी हकीकत बयां कर रही है। प्रखंड के हवाकोल पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय बगुला हागी के छात्र छात्राएं पिछले 12 सालों से बदहाल पहुंच पथ का दंश झेल रहे हैं। शिक्षा हासिल करने के लिए इन मासूम बच्चों को हर दिन जान जोखिम में डालकर बांस से बने एक जर्जर चचरी पुल का सहारा लेना पड़ता है। बरसात के दिनों में ये सफर और भी खौफनाक हो जाता है, जिससे अभिभावकों की सांसें हर वक्त अटकी रहती है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार विद्यालय तक पहुंचने के इस मार्ग की दुर्दशा कोई नई बात नहीं है। किशनगंज में शिक्षा व्यवस्था की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकारी दावों पर सवाल खड़े करती है। टेरागाछ प्रखंड के हवाकोल पंचायत में बच्चे पिछले करीब 12 साल से स्कूल जाने के लिए एक जर्जर चचरी पुल का सहारा लेने को मजबूर है। बांस के बना ये पुल बारिश के दिनों में और भी खतरनाक हो जाता है। फिसलन के बीच बच्चे रोज इसी रास्ते से स्कूल पहुंचते हैं और हर दिन उनके साथ हादसे का खतरा बना रहता है। अभिभावक बच्चों को स्कूल तो भेजते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा डर बना रहता है कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक अस्थायी समाधान नहीं निकला। मामला टेरागाछ प्रखंड के हवाकोल पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय बगुला हागी का है। यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती पढ़ाई नहीं बल्कि स्कूल तक सुरक्षित पहुँचना है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार विद्यालय तक जाने वाले रास्ते की समस्या पिछले करीब 12 वर्षों से बनी हुई है। पंचायत सरकार भवन